आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है मल्होत्रा साहब। इतने सस्ते में इतने अच्छे बिजनेस वाली पैथोलॉजी कोई क्यों बेचेगा? लेकिन अब मेरा दिल नहीं लगता यहाँ। जब से मेरी बीवी मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं रहे, ये पैथोलॉजी, ये शहर मुझे काटने को दौड़ता है। रहा नहीं जाता मुझसे यहाँ। दिल करता है कि सब कुछ छोड़कर भाग जाऊं यहाँ से। जो भी थोड़े बहुत पैसे मिलेंगे आपसे, उनसे किसी दूसरी जगह, एक नई जगह, एक नई जिंदगी शुरू करूंगा मैं। ये सारी बातें कह के साहनी साहब ने अपनी पैथोलॉजी के बचे हुए कुछ कागज पलाश मल्होत्रा के हाथों में दिए और वहां से बाहर की ओर चल दिए। पलाश को पैथोलॉजी बहुत दिनों से शुरू करने का दिल था और ये उसे बहुत सस्ते में मिल गई, तो उसने तुरंत खरीद ली। बाकी जो पैसे बचे उनसे सोचा कि रेनोवेशन करवा ले, तो अगले ही दिन से रेनोवेशन का काम शुरू करवा दिया उसने पैथोलॉजी में। जगह जगह से तोड़ के नए डिजाइन के लिए दीवारों का ही नहीं, पूरी बिल्डिंग का ही हुलिया बदलना बहुत जरूरी था। ड्रिल करता हुआ मजदूर बार बार ड्रिल रोकता और पानी डालकर फिर दोबारा ड्रिल करने लगता। अचानक ही ड्रिल पे काम करते हुए मजदूर के हाथ रुक गए। दीवार में जहां वो ड्रिल से छेद कर रहा था, वहां से अचानक सीमेंट और ईंट के टुकड़ों और धूल के साथ खून निकलकर बाहर आ रहा था। वो मजदूर चीखा और वहां से बाहर भागा और पलाश से आकर कहा, साहब दीवार से खून आ रहा है साहब। पलाश की आंखें ये सुनते ही सिकुड़ी और उसने चिढ़कर कहा, क्या बकवास कर रहा है? शराब पी है क्या तुमने? दीवार से खून आ रहा है? चल दिखा मुझे कहां से खून आ रहा है। मजदूर के साथ पलाश और उसका मैनेजर अंदर गए तो वहां जाकर देखा कोई खून वो नहीं था। ड्रिल करते वक्त दीवार में जो पानी डाला गया था वो ईंट के पिसे हुए टुकड़ों से घुल गई और वहां से लाल रंग बहकर बाहर आ रहा था, जिसे वो मजदूर खून समझ बैठा। बात आई गई हो गई। सारे दिन का बाकी का काम आराम से हो भी गया। शाम को जब सब बंद करने की बारी आई तो निकलने वालों में सबसे आखिर में पलाश था। सब कुछ बंद करके निकलने को हुआ तो अंदर से आती एक आवाज ने पलाश के कदमों को रोक दिया। पलाश रुका और वापस अंदर लाइट्स चलाता हुआ गया तो बिल्कुल आखिरी कमरे में घुसने के ठीक पहले ही आवाज बंद हो गई। कमरे का दरवाजा खोलकर उसने लाइट चलाई और अंदर जाकर देखा ड्रिल मशीन रुकी हुई पड़ी थी। ड्रिल की नोक और दीवार खून से सने थे। पलाश वहां से लाइट्स बिना बुझाए ही बाहर भागा और बाहर का ताला लगाकर गाड़ी में बैठ के गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा। लेकिन कई कोशिशों को करने के बाद भी गाड़ी उसकी शुरू नहीं हुई। पलाश ने वहां गाड़ी के चक्कर में टाइम न खराब करके पैदल घर निकलना ही बेहतर समझा। गाड़ी के शीशे चढ़ाकर गाड़ी को लॉक करके पलाश वहां से घर को पैदल ही निकल पड़ा। रात काफी हो चुकी थी। पूरा रास्ता सुनसान था। एक कुत्ता भी सड़क पर नहीं था। हवाएं बहुत तेज चल रही थी और एक जोड़ी कदमों की आहट
उसे अपने पीछे से आती हुई सुनाई दे रही थी। पलाश ने बिना पीछे देखे अपनी चाल थोड़ी तेज कर दी, लेकिन उसकी चाल के तेज होते ही पीछे से आते हुए कदमों की आहट भी तेजी से उसके करीब आने लगी। और आखिरकार जब पलाश से रहा नहीं गया तो वो रुका और पलटा तो देखा, एक बिल्कुल मामूली सा सूट बूट और टाई पहने बैग लिया हुआ सीधा साधा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव उसके करीब आ रहा था। पलाश के मुड़ते ही मुस्कुराकर उसने एक पर्चा आगे करके कहा, मल्होत्रा साहब जरा बताएंगे ये एड्रेस कहाँ पे पड़ेगा? पलाश ने पर्चा लेकर देखा और पता देखते ही जैसे वो अपनी नींद से जागा। वो आदमी न सिर्फ उसका नाम जानता था बल्कि पर्चे पर लिखा पता पलाश के घर का ही था। पलाश ने तुरंत अपना सर उठाकर देखा तो वो आदमी वहां दूर दूर तक कहीं नहीं था। पलाश वहां से घर की ओर भागा। भागते भागते रास्ते में लड़खड़ा के पलाश गिरा और सर पे चोट लगने से वहीं पर बेहोश हो गया। आँख खोली तो पलाश वापस अपनी पैथोलॉजी में ही था। पैर में भयानक उसके दर्द था। उठने गया तो दर्द से एक चीख निकल गई। पलाश को याद ही नहीं आ रहा था कि वो पैथोलॉजी में कैसे पहुंचा। पलाश ने पूरी ताकत और हिम्मत बटोरी और भयानक दर्द के बावजूद उठकर खड़ा हुआ और लंगड़ाता हुआ किसी तरह एक टांग पे खिसकते हुए पलाश पैथोलॉजी से बाहर निकला और वापस घर की ओर जाने लगा। सारी चीजें याद करते करते चलते हुए पलाश यही सोच रहा था कि आखिरकार जो कुछ भी हुआ वो सचमुच हुआ या वो कोई सपना देख रहा था। आखिरकार वो वापस पैथोलॉजी में कैसे पहुंचा? वो आदमी जिसने पता पूछा था वो कहाँ गायब हो गया? और अगर पलाश को नुकसान पहुंचाना था तो उसे नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया? पलाश यही सब सोचता हुआ सड़क पे रात के अंधेरे में उस सुनसान सड़क पे चला जा रहा था जहां झिंगुरों की आवाज के साथ साथ रह रह के कुत्ते भौंक रहे थे। पलाश एक मोड़ पे मुड़ा ही था जब पलाश ने सामने एक दुकान के शीशे में अपने पीछे उसी आदमी को दोबारा देखा। पलाश जितनी देर में पलटा वो आदमी दौड़ता हुआ पास आया और बोला, तुम्हारे घर का पता मुझे मिल गया है। और दौड़ता हुआ वहां से वो आदमी भाग गया। पलाश चाह के भी भाग नहीं पा रहा था, लेकिन अपने परिवार की चिंता सता रही थी उसे। पलाश भागा भागा जा ही रहा था अपने घर की ओर, लेकिन किस्मत में आज कुछ और ही लिखा था। एक बार फिर से पलाश सड़क पर किसी चीज से टकराया और बेहोश हो गया। आँख खोली तो एक बार फिर वो अपनी पैथोलॉजी लैब में ही था। फोन ट्राई करने का कोई मतलब ही नहीं था क्योंकि उसके फोन में सिग्नल ही नहीं था। लैंडलाइंस अभी तक पैथोलॉजी के रिनोवेशन के चलते चालू नहीं हुई थी। पलाश एक बार फिर वहां से बाहर निकल के अपने घर की ओर भागा और इस बार किस्मत ने भी साथ दिया।
पूरे रास्ते दौड़ते भागते जाते जाते रह रह के पीछे मुड़ मुड़ के पलाश देख रहा था, लेकिन आगे पीछे दाएं बाएं कहीं पर भी उस आदमी का कोई पता नहीं था। बिल्डिंग के पास पहुंच के पलाश की सांस में सांस आई कि चलो सब ठीक ही लग रहा है। दौड़ता हुआ पलाश लिफ्ट तक गया, लेकिन लिफ्ट 12वें माले पर थी। लिफ्ट जब तक नीचे आती उतनी देर में पलाश आराम से अपने दूसरे माले के फ्लैट तक पहुंच जाता। पलाश एक सीढ़ी छोड़कर कूदता हुआ पहले माले पे ही पहुंचा था जब पीछे से लिफ्ट निकली और वही आदमी उस नीचे जाती लिफ्ट से चिल्लाकर बोला, घबराइए मत मल्होत्रा साहब, आपकी बिटिया ने खाना खा लिया है। पलाश दौड़ता भागता हुआ उस लिफ्ट के पीछे गया, पर उस लिफ्ट में अब कोई नहीं था। पलाश वापस सीधा अपने घर की ओर दौड़ा और घर का दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि दरवाजा खुला था और पलाश की बीवी के रोने की आवाजें बाहर तक आ रही थी। सामने पलाश की 6 साल की बेटी प्रिया की लाश पड़ी थी। जिंदगी अगले 1 महीने में बदल गई थी। पलाश हमेशा डरा डरा और घबराया सा रहता। अपनी बीवी सुगंधा को उसने कुछ नहीं बताया था इस बारे में। धीरे धीरे जिंदगी बदल तो गई, लेकिन पलाश अब सिर्फ काम में डूबा रहता, बिल्कुल भी किसी और बारे में सोचता ही नहीं था। पलाश सुबह सुबह ही पैथोलॉजी लैब पहुंच जाता और देर रात तक वापस अपने घर आता। सुगंधा भी चुपचाप और खामोशी रहती हमेशा। कुछ बातें करना, साथ में वक्त बिताना दोनों भूल चुके थे। एक दिन पैथोलॉजी लैब में ही पलाश शाम को बैठा अकाउंट्स वगैरह देख रहा था जब रिसेप्शन से फोन आया और फोन उठाने पर आवाज आई, सर कोई आपसे मिलने आया है, कार्ड लेके रख लूं या अंदर भेज दूं? पलाश के पास बहुत काम था तो उसने कार्ड रख लेने को कहा। दिन भर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव और बाकी दवाई की कंपनी से लोग आते ही रहते थे। पलाश ने भी सोचा कार्ड तो है ही, बाद में मिल लूंगा। देर रात काम खत्म करते करते उसे आज काफी वक्त लग गया। पलाश ने सब चेक करके गाड़ी स्टार्ट की और घर की ओर निकल पड़ा। आज चारों तरफ काफी कोहरा जमा था। धीमे धीमे अपनी गाड़ी चला रहा था पलाश। गाड़ी की फॉग लाइट्स खराब हो रखी थी तो नॉर्मल हेडलाइट्स और पार्किंग लाइट्स ऑन रख के ही गाड़ी चला रहा था पलाश। हेडलाइट्स में कोहरा और ज्यादा चमक रहा था, जिस कारण देखना मुश्किल हो रहा था। कुछ ही दूर गया था वो जब कोहरे की चमक में कार के अंदर भी ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ चमक रहा है। और इसी चमक में धीमे धीमे गाड़ी चलाते हुए पलाश ने अचानक रियर व्यू मिरर में देखा तो पीछे वही आदमी बैठा था जिसको उस रात पलाश ने 2 बार देखा था और जिसके दिखने के बाद उसकी बेटी इस दुनिया से चल बसी थी। पलाश गुस्से में पीछे पलटा, आज मैं तुझे नहीं। लेकिन अपनी बात पूरी नहीं कर पाया पलाश, क्योंकि पलट के देखते ही वह आदमी वहां नहीं था। पलाश इतने दिनों से लगातार काम करके खुद को बेटी के मौत के गम में डुबो के इतना परेशान हो गया था। उसने इस हादसे के बाद अपनी गाड़ी साइड में रोकी और उतरकर सड़क के कोने में बनी एक बेंच पर बैठ गया। कुछ देर
वहीं बैठा रहा। जब उसका फोन बजा, उठाया तो उधर से बेहद जानी पहचानी एक आवाज आई। क्या सर, पैथोलॉजी में मिले भी नहीं, काट दिया तो फोन भी नहीं किया। उस आदमी ने इतना कहते के साथ ही फोन काट दिया। पलाश वापस फोन करता रह गया, लेकिन फोन नहीं लगा। वो वहां से उठा और सीधा अपनी पैथोलॉजी लैब की ओर भागा। ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया, लेकिन उसे वो कार्ड नहीं मिला जो आज रिसेप्शनिस्ट उसे देकर गया था। पलाश कुछ करे इससे पहले ही उसका मोबाइल फिर से बजा, और इस बार उठाने पर उस आवाज ने कहा, मल्होत्रा साहब, घर पे आप दादी को अकेला छोड़ के आते हैं, कम से कम फोन करके पूछ तो लिया करिए, ठीक है, नहीं है, कैसी है। पलाश अपनी बेटी को खोने के बाद अब अपनी बीवी सुगंधा को नहीं खोना चाहता था। तुरंत गाड़ी स्टार्ट करके उसी घने कोहरे में निकल पड़ा और घर पहुंच के दरवाजा अपनी चाबी से खोल के अंदर घुसा तो पलाश की आंखें फटी की फटी रह गईं। जिंदगी से उसका भरोसा उठ गया था। सामने डाइनिंग टेबल पर कांच टूटा हुआ पड़ा था, खून पूरे फर्श पे फैला हुआ था, और उस खून और कांच के टुकड़ों के बीच उसकी बीवी सुगंधा की लाश पड़ी थी। बेटी की मौत की सच्चाई से इतने दिनों से भाग रहे पलाश के पास बची इकलौती दौलत उसकी बीवी सुगंधा भी अब इस दुनिया में नहीं थी। पलाश के पास आज पैसा तो था, लेकिन किसके लिए? यही सोच सोच के पलाश पागल हुआ जा रहा था। उसके पास अब कुछ नहीं था। अगर था तो सिर्फ गुस्सा, एक पागलपन, जिसकी वजह से बीवी और बेटी उससे छिन गए। पलाश चाहता था बस एक बार उस आदमी की आंखों में आंखें डालकर पूछ सके कि आखिर उसने या उसकी बीवी बच्ची ने क्या बिगाड़ा था उसका, जो उनके साथ ये सब हो रहा था। ऐसे ही रह रह के रोता हुआ पलाश बैठा हुआ था घर के एक कोने में, जब दरवाजे की घंटी बजी। पलाश सर और कंधे को झुकाए हुए दरवाजे तक गया और दरवाजा खोला तो देखा बाहर कोई नहीं था। एक पल को पलाश अपना सारा गम भूल गया और इधर उधर देखने लगा, लेकिन घंटी जिसने भी बजाई थी वो वहां था ही नहीं। पलाश ने अंदर आकर दरवाजे को बंद किया और कदम वापस जाने को उठाया ही था कि पलटकर पलाश ने देखा तो दरवाजे के नीचे से किसी ने एक विजिटिंग कार्ड सरका के अंदर फेंका था। पलाश ने कार्ड उठाया तो उस पर कोई नाम, पता या फोन नंबर नहीं लिखा था। सिर्फ एक बात लिखी थी, पैथोलॉजी, आज रात 9 बजे। पलाश समझ गया था कि इसका मतलब क्या है। उसने घड़ी देखी, उस वक्त रात के 8:30 बजे थे। तुरंत निकल के उसने गाड़ी स्टार्ट की और निकल पड़ा अपनी पैथोलॉजी की ओर। वहां पहुंचकर पलाश ने गाड़ी बीच सड़क पे ही रोकी और उतरकर ठीक कुछ 20 मीटर दूर पैथोलॉजी के सामने खड़ा हो गया और इधर उधर देखने लगा। आसपास दूर दूर तक कोई नहीं था। आखिरकार पलाश का इंतजार रंग लाया। वही आदमी उसे दिखाई दिया। वो आदमी पलाश को देखता हुआ, मुस्कुराते हुए पैथोलॉजी के दरवाजे के ठीक पास खड़ा हुआ था। पलाश उसे देख ही रहा था।
जब उस आदमी ने पलाश को देखकर अपनी तरफ आने का इशारा ऐसे किया जैसे पलाश का मजाक उड़ा रहा हो। पलाश उसकी ओर दौड़ा और जैसे ही पलाश उसे पकड़ने वाला था, वो आदमी बस 2 कदम चला और दीवार में समा गया। किसी भी तरह पलाश के लिए ये बात मान पाना नामुमकिन था कि एक जिंदा इंसान दीवार में कैसे समा गया। पलाश ने तुरंत दीवार पे हाथ चला के कोई चोर दरवाजा या जो भी था उसे ढूंढने की कोशिश की, और ये करते करते पलाश की एक चीख निकल गई। क्योंकि पलाश के हाथ पैर जैसे किसी ने दीवार से जकड़ दिए थे। चाह कर भी पलाश हिल नहीं पा रहा था और उसके सर का एक एक बाल जैसे उखाड़ देने को कोई उतावला हो रहा था। जिस्म की पूरी ताकत लगा के पलाश ने खुद को छुड़ाया और वहां से पूरी जान लगाकर भागा और गाड़ी के पास पहुंच के वापस पलट कर देखा तो वो आदमी वहीं खड़ा था। पलाश को देखकर मुस्कुराता हुआ उसे हाथ हिलाकर अलविदा कह रहा था। पलाश ने तुरंत अपनी गाड़ी स्टार्ट की और जेब से फोन निकाल के जिस साहनी साहब से पलाश ने पैथोलॉजी खरीदी थी उन्हें तुरंत फोन लगाया। फोन उठाते ही पलाश हेलो भी बोल पाए उससे पहले ही एक बहुत ठंडी और शांत आवाज में साहनी साहब ने कहा, पहले बच्चा फिर बीवी, दोनों ही नहीं है अब। 7 दिन के अंदर अंदर पैथोलॉजी बेच दो, वरना अगली बारी तुम्हारी होगी। शहर छोड़ दो। मैंने भी यही किया था। बचने का यही सिर्फ एक रास्ता है। पलाश के दिमाग में वही एक बात याद आती रही जो साहनी साहब ने उसे इस पैथोलॉजी को बेचते वक्त कहा था। मेरी बीवी मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं रहे। पलाश समझ चुका था कि वो लड़ तो नहीं सकता ऐसी ताकत से। यहाँ से चले जाना ही बेहतर होगा। बहुत कोशिशें की लेकिन अगले 7 दिन में पैथोलॉजी खरीदने कोई नहीं आया। पलाश मल्होत्रा आज पुलिस की फाइल्स में गुमशुदा है। कई साल हुए, किसी को पता नहीं पलाश मल्होत्रा कहाँ गए और उनका क्या हुआ। इस पैथोलॉजी को खरीदने के लिए पलाश मल्होत्रा ने एक बैंक से लोन लिया था। लोन रिकवरी नहीं होने के कारण बैंक ने उनकी इस प्रॉपर्टी को नीलाम किया और जिसने भी इसे खरीदा उसने एक ही बात कही थी कि नीलामी में इतने सस्ते दामों में कोई जगह मिल सकती है, ये कभी नहीं सोचा।